अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, टीचिंग एंड लर्निंग का। एंड यू कैन सी इसमें से 7 एमसीक्यूज आने हैं और 1 एससीक्यू आना है, तो टोटल 12 मार्क्स का पेपर जो है ना इस यूनिट से आना है। तो इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आल्सो। और इसमें जो हमारे पास कंटेंट है वो बेसिकली इसमें तीन ही है ऑब्जेक्टिव्स इस यूनिट के। लेकिन ये यूनिट जो है ना वो हम बुक से कवर करेंगे, ठीक है। ये जो दो ऑब्जेक्टिव है आपके मैंने लिखा हुआ है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, साइकोलॉजिकल पास्ट एक्सपीरियंस, टाइम पर्सपेक्टिव, द सेल्फ एंड सेल्फ डायरेक्शन। ये आपका जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर है ये पास्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए पास्ट पेपर की बुक पे दिया हुआ है ये, ठीक है। ये मैं आपको वहां से करवाऊंगी विद निमोनिक, आपको याद हो जाएगा अभी। और जो सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है वो है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। ये आपकी जो बुक है ना, सुसान की बुक है, उसमें जो चैप्टर 1 है जहां से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, उसमें पेज नंबर 25 पे आपको ये जो इसका आंसर है वो मिल जाएगा, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग। उसके बाद थर्ड पर पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट्स। ये बेसिकली लर्निंग डोमेन्स हैं। ये यूनिट जो है ना वो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। बेसिकली जो हमारा इसमें लर्निंग थ्योरीज इन्वॉल्व है, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज हमने डिस्कस करनी है जो कि पेज नंबर 70 पे दी हुई है आपके, चैप्टर 3 है आपकी बुक पे वो, ठीक है। तो कंटेंट का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि हमने कहाँ कहाँ से कवर करना है, जिसमें ये जो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट्स है ना, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वाला एक पूरा चैप्टर है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमने पढ़ना है नेक्स्ट, इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। लेकिन आज हम आपके दो ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और उसके अलावा साथ साथ दो लर्निंग थ्योरीज डिस्कस करेंगे, एक बिहेवियरिस्टिक और एक कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो आपके बुक पे से पहले हम लोग जो एडल्ट लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पास पेपर की बुक है, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इसहाक अरशद की बुक है, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो वहां से सिर्फ ये एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया हुआ उस बुक पे, वहीं से हम करेंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप लोगों ने साथ साथ जो है ना वो निमोनिक अपनी बुक पे वो लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये पास पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, इन्यूमरेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर, या फिर राइट डाउन द क्वालिटीज ऑफ अडल्ट लर्नर्स, ठीक है। 2018 में भी आ चुका है ये, और ये हमारी दफा भी आया था क्वेश्चन। और उसके अलावा ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूएचएस का, इसलिए इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसके लिए मैंने ना एक निमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्रोथ मैप्स के नाम से ये निमोनिक है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको इजीली इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेमोराइज हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास आता है जी। जी स्टैंड्स फॉर गोल ओरिएंटेड। जो एडल्ट लर्नर है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। अब गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक जो आउटकम्स है उसको अचीव करने के लिए क्या होता है, ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास जी, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है आर। आर से होता है हमारे पास रेलिवेंसी ओरिएंटेड, ठीक है। रेलिवेंसी ओरिएंटेड का मतलब होता है, रेलिवेंसी ओरिएंटेड का मतलब ये होता है वो कंटेंट जो कि प्रैक्टिकल हो और उसकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड रेलिवेंसी ओरिएंटेड। मतलब जो एडल्ट लर्नर होता है वो रेलिवेंसी ओरिएंटेड भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओ से क्या होता है? ओ आपने ना ओ से बनता है हमारे पास ओपन टू कोलैबोरेशन। एडल्ट लर्नर इनकरेज कोलैबोरेशन, ओपन टू कोलैबोरेशन है इसका मतलब, ठीक है। ये ओपन आपने ना साथ उधर लिख लेना है बुक के ऊपर ही, ये जो बुक है ओपन टू कोलैबोरेशन। ये अगर आपने बुक लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है आपके पास तो आप अपनी बुक पे जो है ना साथ साथ पास पेपर जो है वो नोट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली ओपन टू कोलैबोरेशन होता है। ओपन टू कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि वो प्रेफर करता है लर्निंग को थ्रू शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा जो भी चीज उसने लर्न की होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू से होता है वर्क नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वर्क और लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये यहाँ पे आप ऊपर लिख लो,
यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो आप ये निमोनिक यहाँ पे मतलब कि इसके थ्रू यहाँ पे वर्क लिख लो या फिर लाइफ लिख लो। वर्क लाइफ एक्सपीरियंसेस मतलब वो क्या, वो बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करेगा लर्निंग प्रोसेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। मतलब यूटिलाइज करेगा अपने नॉलेज को, और लाइफ एक्सपीरियंसेस को क्या करेगा बेस्ट, मतलब कि एक्सपीरियंस जो है लाइफ के उसके वो बेटर होंगे। अच्छा, उसके बाद टी से हमारे पास आता है टास्क सेंटर, ठीक है। ये निमोनिक में आता है, ये टोटल जो है ना हमारे पास इसकी एडल्ट लर्निंग की करेक्टरिस्टिक वहां पर 10 लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने एक और एडिशनल ऐड कर लेनी है, 11 करेक्टरिस्टिक्स इसकी आपने याद रखनी है, ठीक है। टास्क सेंटर का मतलब ये होता है कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सोल्व करने की कोशिश करता है, नॉट जस्ट द थ्योरी। ठीक है, सिर्फ वो थ्योरी पे फोकस नहीं करता, बल्कि जो उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी वो सोल्व करने पे क्या करता है, प्रेफर करता है। उसके बाद हमारे पास आता है एच। एच क्या होता है, एच से हमारे पास बनता है हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एक्सपेक्टेशंस, ये देखें हाई एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है हाई क्वालिटी, रिस्पेक्ट और मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन जो है, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि दे एक्सपेक्ट क्लियर गोल्स, गुड फैसिलिटेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम से होता है मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि वो बैलेंस रखता है अब लर्निंग को अपनी फैमिली के साथ, जॉब और पर्सनल लाइफ, मतलब सब चीजें जो है ना उसके ऊपर एक इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो सबको ही बैलेंस रखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एम भी हमारे पास डिस्कस हो गया। उसके बाद आता है ए। ए से होता है अटोनमी। अटोनमी मतलब ऑटोनोमस, मतलब जो एडल्ट लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है और ऑटोनोमस होता है, ठीक है। मतलब दे वांट फ्रीडम टू चूज हाउ एंड व्हाट दे लर्न। वो हर एक चीज में जो लर्न करता है या जो भी वो करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसमें वो फ्रीडम चाहता है अपनी, मतलब कि फ्रीडम चाहता है वो उसमें, ठीक है। सेल्फ डायरेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, मतलब वो अपने ही सेल्फ डायरेक्शन को प्रेफर करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लर्निंग के लिए। दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस। उसके बाद हमारे पास होता है पी। पी से क्या होता है हमारे पास, पी से होता है प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें एडल्ट लर्नर हाईलाइट प्रैक्टिकलिटी। मतलब वो क्या करता है, वो चाहता है, वो अप्लाई करना चाहता है व्हाट दे लर्न इमीडिएटली। जो भी चीज वो लर्न करता है उसको फौरन से वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। इस तरह की उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एडल्ट लर्नर में। उसके बाद हमारे पास होता है एंड पे एस। ऐसे होता है कि उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अंदर ज्यादा होती हैं, स्ट्रेच विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमने पहले डिस्कस कर ली है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, यही इसी में मतलब के आ जाएंगे इसमें, ठीक है। एस से आप लोग याद रखना स्ट्रेच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बस एक इसमें ये रह गया है कि एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो लेस ओपन माइंडेड होते हैं, तो ये जो आपने ओ से याद किया था ना यहाँ पे, कि वो ओपन टू कोलैबोरेशन होता है, मतलब कि कोलैबोरेट करता है, मतलब ओपन टू कोलैबोरेशन में हमने पढ़ा था ना, वो प्रेफर करता है लर्निंग को थ्रू शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले इंलिस्ट कर देना है इनको, और फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ओपन टू कोलैबोरेशन भी हमारे पास हो गया, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ ही आपने याद रख लेना कि लर्न लर्नर्स होते हैं वो लेस ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो है वो एम से जो है वो ये जो एम है ना हमारे पास, इससे दो होते हैं, एक तो मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, और इसके बाद लर्नर एडल्ट लर्नर इज मोटिवेटेड। ये भी आपने साथ करना है याद कि एडल्ट लर्नर जो होता है वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं सेल्फ ग्रोथ और प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। तो दो एम इसमें बेसिकली आ जाते हैं, एम दो है, ठीक है। अच्छा, ये निमोनिक आपको याद हो गया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी, यही होप, ठीक है। और ये जो टी था इसमें, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं उन्होंने लिखा हुआ था इसलिए मैंने खुद से ऐड किया टास्क सेंटर्ड, आप ये भी लिख लीजिएगा। तो इसके 11 टोटल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग, जो कि पेज नंबर 25 पे है बुक पे। तो ये आपने, ये मैंने खोली हुई है बुक का पेज नंबर जो है 25, ठीक है। वहां पे एक पूरा मतलब कि वो मैप बना हुआ, उस मैप के थ्रू ही आपने याद करना है, और इसका एक निमोनिक भी मैंने बनाया है, वो आपने ना लिख लेना है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने अपने बुक पे जो है ना वो राइट कर लेना है साथ ही इसका निमोनिक यहाँ पे, ठीक है।
अच्छा, इसका निमोनिक आप लोग में लिख लें कि लेजी स्टूडेंट्स रेयरली कंसंट्रेट ड्यूरिंग लॉन्ग एग्जॉस्टिंग नाइट लेसन्स। ठीक है, तो ये निमोनिक के थ्रू आप इसको याद रख लें। जब आप लोग लिख लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इसको हमने मेमोराइज करना है। सबसे पहले तो जो जो फैक्टर्स हैं जो जो इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी लर्निंग प्रोसेसिंग में, वो उसमें क्या है, टाइम हमारे पास कम है, लैक ऑफ टाइम। ये टोटल 9 फैक्टर्स है, ठीक है। तो 9 ही आपने पहले इनलिस्ट करने हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। और ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फैक्टर्स दैट इंटरफेयर विद लर्निंग। चलें, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस टू इलनेस। अगर आपको कोई इलनेस है तो फिर आप उसका स्ट्रेस लेते हो, तो इस वजह से भी आपको जो है आपकी लर्निंग जो है वो अफेक्ट होती है। इस वजह से भी रेडीनेस टू लर्न का मतलब ये है कि वो खुद से मोटिवेटेड नहीं है, उसकी कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है उसकी। तो इस वजह से क्या करता है वो, इस चीज में भी क्या है, उसको इंटरफेरेंस मतलब कि उसको फेस करनी पड़ रही है। वो मतलब सही से लर्न नहीं कर पा रहा, उसको कोई मोटिवेट करने वाला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे आता है कम्प्लेक्सिटी फ्रेगमेंटेशन। अब कम्प्लेक्सिटी फ्रेगमेंटेशन जो है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां सिस्टम या सिस्टम प्रोसेस या फिर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और उसके जो पार्ट्स है मतलब वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड है, और उसको मैनेज, स्टूडेंट जो है वो उसको समझ नहीं पा रहा, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो जाना, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग जो है उसको आप डिवाइड कर देते हो या वो स्कैटर्ड होती है, ठीक है। तो जब सिस्टम बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो और ओवर डिवाइडेड हो, तो जो पार्ट्स है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एक दूसरे से। तो क्या होता है कि इस इन सब चीजों से उसको कंफ्यूजन, इनसफिशिएंसी, और उसका जो आउटकम है स्टूडेंट का वो पुअर आएगा। तो दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्सिटी फ्रेगमेंटेशन। तो इससे भी क्या होगा, उसकी लर्निंग अफेक्ट होगी। डिनायल ऑफ लर्निंग नीड्स। डिनायल ऑफ लर्निंग नीड्स मतलब कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरी कौन कौन सी लर्निंग नीड्स हैं, किस तरीके से मैंने उनको फुलफिल करना है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि उसको इंटरफेयर करता है लर्निंग में। उसके बाद है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। और सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब उसको हेल्थ की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ नीडेड बिहेवियर चेंज मतलब उसका बिहेवियर जो है वो सही से चेंज नहीं हो पा रहा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। और इसी तरह जो इन्वायरमेंट है उसका वो ठीक नहीं है, उसमें लाइट, नॉइज, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं और उसके लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग उसका उसको पीसफुल इन्वायरमेंट देंगे। तो इसी तरह लिटरेसी प्रॉब्लम्स मतलब उसको, उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, कोई उसको मतलब कि मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये उसको इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी एबिलिटी ऑफ लर्नर की के साथ, उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये सारे जो 9 फैक्टर्स हैं ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड पे है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट्स एंड लर्निंग थीरीज। अब इन दोनों को तो मैंने आपको बता दिया कि ये लर्निंग डोमेन्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लर्निंग थीरीज को, ठीक है। अच्छा, लर्निंग थीरीज में मैंने आपको बताया था कि 2 थ्योरीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने चैप्टर नंबर 3 बुक पे ओपन कर लेना है, और वहां से हम लर्निंग थीरीज जो है वो अपनी स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 है, अप्लाइंग लर्निंग थीरीज ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें जो है हमारा कंटेंट नीचे दिया गया है कि इसमें से कौन कौन सा हमने डिस्कस करना है। इसमें सिर्फ हमने थ्योरी से नहीं पढ़नी बल्कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने जो है चीजें क्लियर करनी है। कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपने मैं हाईलाइट किए हैं, मैं आपको साथ साथ वो करवाती जाऊंगी, ठीक है। तो आज हमने 2 थ्योरीज डिस्कस करनी है बेसिकली, जिसमें सबसे पहले बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी और सेकंड नंबर पे आती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। और टोटल इसमें बेसिकली आपके पास 5 थ्योरीज हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरीज हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास इसमें जो है ना वो एंड पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इन सब का कंपैरिजन दिया हुआ है। पहले मैं आपको इस चैप्टर का सारा जो है वो कंटेंट आउटलाइन बताऊंगी जो जो हमने कवर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपने मेन थ्योरीज जो है उस पर फोकस करेंगे। बाकी जो 2 थ्योरीज होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट में कवर करवा दूंगी। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ मोटर लर्निंग दी हुई है, उसकी कुछ स्टेजेस दी हुई है उन्होंने। और बस यही, यहाँ तक जो बेसिक आपका कंटेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, और यही हम इंशाल्लाह इस यूनिट में से अपने करेंगे। मतलब जो कंटेंट के साथ साथ जो बुक के पे ये जो चैप्टर दिया हुआ है हमारा, इसमें से भी हमने कुछ चीजें करनी है। ये नहीं कि सिर्फ हमने कंटेंट पे फोकस करना है, क्योंकि पेपर आपका बुक से बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लर्निंग होती क्या है बेसिकली, ठीक है। लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है कि
ये इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द मेंटल प्रोसेसिंग इमोशनल फंक्शनिंग स्किल एंड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। अच्छा, लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे भी दी हुई है, अगर आप इधर से याद करना चाहें तो ठीक है। अदरवाइज क्या है कि यूनिट नंबर जो 1 है आपका बुक पे, मैं आपको यहाँ से भी इसके लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो दिखाती हूँ। अगर आपको वो इजी लग रही है तो आप वहां से याद कर लें, ठीक है। क्योंकि ये स्टूडेंट जो है वो उसको डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो डाटा लेना पड़ता है। यानी कि अगर एक चैप्टर पे उसको डिफिकल्ट लग रही है वो डेफिनेशन, तो वो अदर चैप्टर में भी दी होती है, आप लोग वहां से याद कर लें, ठीक है। डेफिनेशन ही है लेकिन करनी है आपने बुक से याद है, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 1 है बुक का आपका, यहाँ पे लर्निंग की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है। तो आई थिंक वो ज्यादा इजी है, आप लोग वहां से याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, वो मुझे लगता है कि अभी मुझे मिल नहीं रही, वो वहां लिखी हुई थी। मैं आपके साथ में ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए फिर आप लोग को मैं वो भी शेयर कर दूंगी, डेफिनेशन बुक के अंदर ही है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। लर्निंग की डेफिनेशन हमने देख ली है, तो नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग थ्योरी क्या होती है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पास पेपर का क्वेश्चन भी है कि डिफाइन लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी जो है वो क्या है, इज अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट डिस्क्राइब एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट हाउ पीपल लर्न। मतलब कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हमने मतलब कि लोग जो है वो किस तरीके से लर्न करते हैं उसके बारे में सारे प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक फ्रेमवर्क है, ये भी आपने याद रखना है कि ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, सारे कंस्ट्रक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब डेफिनेशंस आ जाती हैं, किस लर्निंग प्रोसेस की किस तरह से लोग जो है वो लर्न करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मॉडल लर्निंग क्या होती है। मॉडल लर्निंग जो होती है वो ब्रांच होती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, और इसको जो है वो हम डिफरेंशिएट करते हैं वर्बल लर्निंग से। मॉडल लर्निंग जो है वो वर्बल लर्निंग से क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ये किसने इसको डिफरेंशिएट किया था, न्यू बेल ने 1991 के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, लर्निंग थ्योरी हो गई हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरीज। साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरीज के अंदर जो है वो हम लोग रिव्यू करते हैं किस तरह से रीडर जो है वो क्वेश्चन जो है वो उसको मतलब हम उसे रीडर्स आर आस्क्ड टू कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू द इन्वायरमेंट एंड द एक्सटर्नल डायनामिक्स ऑफ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस लर्निंग, ये हम रीडर जो है ना वो रीडर क्वेश्चन कर सकता है ये। इज द लर्नर व्यूड एज रिलेटिवली पैसिव और मोर एक्टिव, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हम जो रीडर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द एजुकेटर्स टास्क, व्हाट मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स टू लर्न, व्हाट इनकरेजेस द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू न्यू सिचुएशंस। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ये जस्ट आपने रीड कर लेने। व्हाट आर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड क्रिटिसिज्म्स ऑफ ईच लर्निंग थ्योरी। उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारी मेन थियरी शुरू हो रही है, दैट इज बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी, ठीक है। जिसका आपको जो आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, वैसे थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, जो कि किसने दी थी, इवन पैब्लो एंड बीएफ स्किनर ने दी थी। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए किसने दी थी। इसका फोकस किस पे होता है, ये डायरेक्टली जो है ना ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है ना उस पर फोकस करती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी, फोकसिंग मेनली ऑन व्हाट इज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यूज लर्निंग एज द प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस
इसमें एक कंडीशन स्टिमुलस होता है एंड रिस्पॉन्सेज दैट फॉलो। और जब एक स्टिमुलस जो है वो जनरेट कर रहा होता है एक रिस्पॉन्स, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इसके थ्रू क्या हो रही थी, लर्निंग प्रमोट हो रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी होती है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी कैन बी पार्टिकुलरली यूजफुल इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब हम कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, लर्निंग प्रैक्टिस के अंदर हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर बिकॉज पेशेंट्स में नॉट बी इन अ फिजियोलॉजिकल स्टेट टू वांट टू एंगेज इन मच थॉट एंड रिफ्लेक्शन। उसके अलावा हम इसे कहाँ यूज करते हैं, हम इसे डायरेक्टली जो है ना एड्रेस करने के लिए हाउ टू ब्रेक और अनलर्न बैड हैबिट्स एंड करेक्ट फॉल्टी लर्निंग, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। पहले आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसके यूजेस याद कर लेने हैं, ये एक दो यूजेस के। ठीक है, और थर्ड पे इसका क्या यूज है, टू मॉडिफाई पीपल एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इसके यूजेस आपने याद कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास इसका जो मेन इसके एलिमेंट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे, जिसे हम एसोसिएशन लर्निंग भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पे क्लासिकल कंडीशनिंग। दो तरह की कंडीशनिंग होती है, और इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है, इन दो को मतलब कि हमने मेनली इसके अंदर डिस्कस करना है। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसके एलिमेंट्स को समझेंगे, जो कि पेज नंबर 74 पे दिए हुए हैं। अब ये बेसिक लर्निंग मॉडल है। ठीक है, इसको आप किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है और कैसे लेके चलना है, ये मैं आपको बताती हूँ। मतलब मेनली आपने इसमें ये याद रखना है कि जो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है ना, इसमें लर्निंग जो है वो एसोसिएशन के थ्रू जो है वो क्या होती है, हैपन हो रही होती है। वी लर्न बाय लिंकिंग वन थिंग विद अनदर। ठीक है, तो इसी तरह मतलब कि पहले मैं अब आपको इसका बैकग्राउंड समझा रही हूँ ताकि आप लोग समझ लें इसको। ये समझने वाली चीजें हैं, रट्टा लगाने वाली चीजें नहीं है। तो क्या होता है कि सिंपली वी लर्न बाय एक्सपीरियंस। जब दो चीजें जो है अकर हो रही होती है टुगेदर रिपीटेडली, तो क्या होती है, वो ट्रिगर कर रही होती है दूसरे को। तो इस तरह से ये मेनली जो है ना गिवन पैवलोव ने दिया था, जब उसने डॉग्स जो है वो डॉग्स ने मतलब कि लर्न किया कि वो सलाइवेट करें एट द साउंड ऑफ बेल, बिकॉज दे एसोसिएट इट विद द फूड। ठीक है, तो ये इससे पहले की कहानी है एक। अच्छा, अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि इसमें जो उन्होंने ये मतलब कि आपके सामने दिया हुआ है, इसका ये बेसिक मॉडल है लर्निंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, इससे क्या होता है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, नेचुरल ट्रिगर है ये। और जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आपके पास जनरेट होता है, ये नेचुरल रिएक्शन है। इसी तरह एन एस मतलब नेचुरल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस, उससे आपको आपके पास क्या जनरेट होगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जिसे नेचुरल रिएक्शन कहते हैं। देन आपके पास आता है न्यूट्रल स्टिमुलस। इससे न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि कोई भी नेचुरल इफेक्ट नहीं इसका होता। और इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रल स्टिमुलस से आपके पास अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब होता है नेचुरल रिएक्शन। ठीक है, नेचुरली जो खुद ब खुद अकर हो रहा होता है। या फिर कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस जहां पे आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है कि लर्न ट्रिगर, जो हमने पहले से मतलब लर्न की होती है चीज। तो कंडीशन रिस्पॉन्स इसका जनरेट होगा, मतलब कि लर्न रिएक्शन जो है ना वही जनरेट होगा इससे। कंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब होता है लर्न रिएक्शन, यानी कि जो पहले से हमने चीज लर्न की हुई है उसके नतीजे में जो रिएक्शन आ रहा है। अब इसको आप समझेंगे कैसे, इसको आप इस तरह से समझेंगे इस पूरे मतलब के पैराग्राफ को, जिसमें आपके पास लिखा हुआ ना अनकंडीशन स्टिमुलस, ये बिफोर लर्निंग था। ये जो सारा कुछ हो रहा था आपके पास, ये बिफोर लर्निंग हो रहा था। बिफोर लर्निंग आपके पास अनकंडीशन स्टिमुलस जो है वो नेचुरली कॉज कर रहा था अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ इसकी इसके साथ साथ मैं ये जो एग्जाम्पल है ना वो इसी से ही लिंक कर रही है, इसलिए मैं आपको साथ साथ इसकी एग्जाम्पल जो है वो बताती जाऊंगी। मतलब कि ये आपके पास था ऑफेंसिव ऑर्डर, ये क्या था, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था। तो इससे क्विजी फीलिंग मतलब आपको जनरेट हो गई थी, मतलब कि यू नेचुरली फील, आप जो है ना वो कुदरती तौर पे जो है ना वो नोजिएटेड फीलिंग जो है वो फील करते हैं बैड स्मेल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इसका जनरेट हो रहा था आपके पास। ठीक है, समझ आ गई आपको।
उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपके पास सेकंड नंबर पे है ना, नेचुरल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसका मतलब ये होता है ड्यूरिंग लर्निंग। वो बिफोर लर्निंग बात कर रहे थे हम यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे हम ड्यूरिंग लर्निंग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग लर्निंग। यहाँ पे जो नेचुरल स्टिमुलस है प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस से अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, रिपीटेड टुगेदर सेवरल टाइम्स हेयर। मतलब इसका क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं आपको साथ ही समझाती हूँ, ये जो दी हुई है, ये वाली ये एग्जांपल आपकी। ये जो आपके पास ये जो एग्जांपल है ना, वो ड्यूरिंग लर्निंग है, और इसकी ये वाली एग्जांपल है, ठीक है। इसके साथ लिंक करना है हमने। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग लर्निंग हम बात कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपके पास क्या है, आपके पास न्यूट्रल स्टिमुलस है प्लस ऑफेंसिव ऑर्डर्स। ऑफेंसिव ऑर्डर आपके पास क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और इससे आपके पास क्या जनरेट हो रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। मतलब कि यू स्मेल बैड ऑर्डर्स मैनी टाइम्स वाइल एट द हॉस्पिटल। जब आप हॉस्पिटल के अंदर होते हो तो आपको काफी दफा मतलब कि ना बैड स्मेल जो है वो क्या होती है, ऐसे आपको बैड स्मेल आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आफ्टर लर्निंग। अब ये जो बात हो रही है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे है ना, नेचुरल स्टिमुलस, ये वाला जो नेचुरल स्टिमुलस है, सॉरी न्यूट्रल न्यूट्रल स्टिमुलस, जिसका मतलब कि कोई नेचुरल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारे पास, एन एस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस। अच्छा, न्यूट्रल स्टिमुलस से आपको आपके पास जो है वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और इसी तरह अगर कंडीशन स्टिमुलस है तो आपके पास कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये हमने कर लिया, ये हमने ये जो पहले हमने डिस्कस किया था ना, न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस, ये हमारे पास था ड्यूरिंग लर्निंग। अब ये जो चीज है ना हमारे पास, जो कंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशन रिस्पॉन्स है, ये आफ्टर लर्निंग है, जब आपने एक चीज लर्न कर ली है। मतलब प्रीवियसली जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था ना, अब वो जो है वो रिस्पॉन्स खुद ब खुद ही जनरेट करना शुरू कर रहा है, ठीक है। ये जो आपके पास कंडीशन स्टिमुलस था, ये कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर रहा है। मतलब पहले से जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो आप अब जो है ना वो खुद ब खुद ही जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्पल दी हुई है ना, वो ये वाली एग्जाम्पल है, ये वाली, ये वाली एग्जाम्पल है, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास है हॉस्पिटल, वो क्या है हमारे पास, कंडीशन स्टिमुलस है, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, क्विजी फीलिंग। मतलब कि अब सिर्फ आप लोग देखेंगे और स्मेल करेंगे हॉस्पिटल से, जैसे आप मतलब कि देखेंगे और स्मेल करेंगे हॉस्पिटल को, तो क्या होगा आपको, मतलब कि नोजिएटेड फीलिंग जो है वो जनरेट होनी आपकी शुरू हो जाती है। जबकि वहां पे इस तरह का कोई मतलब कि ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, इस तरह की स्मेल वहां पे प्रेजेंट नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन आपको खुद ब खुद ही क्या हो रहा है, आपको देखते ही मतलब कि हॉस्पिटल को स्मेल करते ही आप जो है वो आपको नोजिएटेड फीलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इवन विदाउट ऑर्डर प्रेजेंट, वहां भी कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये सारे जो आपके पास ऊपर थे, जिसमें एन एस जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, फिर कंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये थ्योरी जो है वो आपको इस तरह मतलब कि इजीली इंशाल्लाह याद हो जाएगी अब। अच्छा, उसके बाद बस हम बेसिकली आपने इसमें यही याद रखना है, यही रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग मॉडल था, ये आपने अच्छे से याद करना है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास ना एक ये आ जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग पे ही मतलब कि रिलाई कर रही होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं किस फियर को और एंजाइटी को कम करने के लिए उन पेशेंट्स में, ठीक है। ये हमने पहले मेंटल हेल्थ में भी पढ़ी हुई है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये टर्म आपने इसमें हाईलाइट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने इसमें जो है वो मैंने लास्ट टाइम आपको नोट से जो है ना वो
ऑपरेंट कंडीशनिंग में और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग दोनों में डिफरेंस करवाया था, वो आपने वहां टेबल से आप वो डिफरेंस भी याद रखिएगा, ठीक है, वो पास पेपर का क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे आपने जस्ट इसके एलिमेंट्स याद रखने हैं, किसने दी थी वो याद रखना है, और ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपने जस्ट रीड कर लेनी है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होती है बेसिकली? इज द टेंडेंसी ऑफ इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी easily applied to the other similar stimuli. For example, when listening to friends and relatives describe a hospital experience, that is called stimulus generalization. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता से लर्न करना है एक चीज को ना, एक दफा में नहीं, बल्कि उसको जिसे हम कहते हैं ना पार्ट्स के अंदर कोई चीज को लर्न करना। इज सेड टू हैव अकर्ड। An illustration: patient have been hospitalized a number of times, often have learned a lot about hospitalization. As a result of their experience, they make sophisticated distinctions and can discriminate among stimuli. तो उसके बाद हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्या होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी? जो होती है इज अ यूजफुल रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग concept that used to given to the careful consideration in relapse prevention programs. अच्छा, रिस्पॉन्स जो होता है वो मे बी appear to be distinguished, it may recover and स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट है क्या। ये जस्ट आपने ये जो हाईलाइटेड टर्म्स होती है ना, जस्ट इनको आपने रीड करना होता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि जब आप लर्न कर लेते हो ना किसी रिस्पॉन्स को, और अब वो मतलब कि डिसअपियर हो गया, ठीक है, और इट कैन वो अचानक ही मतलब क्या होगा, रीअपियर हो जाएगा। व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंट अगेन, मतलब जब दोबारा से आपके पास वो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस अगेन प्रेजेंट होगा ना, तो दोबारा से आपको रिस्पॉन्स जो आपको पहले याद नहीं था वो दोबारा से आपको क्या होगा, लर्न मतलब कि रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। इवन आफ्टर सम टाइम हैज पास, जब कोई टाइम गुजर भी जाता है तो, ठीक है, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि बीएफ स्किनर ने दी थी, विच वाज डेवलप्ड बाय लार्जली बाय बीएफ स्किनर 1974, ठीक है। और इसको इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो फोकस करती है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे और इन्फोर्समेंट पे, ठीक है, दैट अकर आफ्टर द रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि इन्फोर्सर जो है वो एक स्टिमुलस होता है और इवेंट होता है जो हम अप्लाई करते हैं आफ्टर रिस्पॉन्स, दैट स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्पॉन्स विल बी परफॉर्म्ड अगेन। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हम लोग इसका जो टेबल है वो देखते हैं, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल के बारे में उन्होंने डिफरेंट मतलब बताई हुई है कि इसमें जो है वो या पॉजिटिव जो प्रोबेबिलिटी जो होती है एक रिस्पॉन्स की वो इंक्रीज होगी। किस तरह से होगी? अगर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगी तो एप्लीकेशन ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस के थ्रू होगी, और रिवार्ड कंडीशनिंग में क्या होता है कि प्लीजेंट स्टिमुलस जो है वो हम अप्लाई करते हैं फॉलोइंग एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। उसके बाद नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होती है? इसका मतलब होता है हम रिमूव कर देते हैं या अनप्लीजेंट स्टिमुलस को। और स्केप कंडीशनिंग क्या होती है? अवर्सिव स्टिमुलस को हम दोबारा अप्लाई कर दें तो स्केप कंडीशनिंग में आ जाएगा। इसी तरह अवॉइडेंस कंडीशनिंग क्या होती है? जिसमें अवर्सिव स्टिमुलस जो है वो इज एंटिसिपेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक्स द रिस्पांस टू अवॉइड द अनप्लीजेंट इवेंट। अब डिक्रीज कैसे होगी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स? वो नॉन इन्फोर्समेंट के थ्रू हो सकती है और पनिशमेंट के थ्रू। नॉन इन्फोर्समेंट जो होती है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कंडीशन रिस्पॉन्स इज नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक आपने कोई रिस्पॉन्स मतलब आपको मिला है तो अवर्सिव स्टिमुलस जो है वो अप्लाई करते हो, दैट द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट escape और अवॉइड, उसे वो अवॉइड नहीं कर सकता ताकि फर्दर उसकी मतलब कि क्या हो, उसका रिस्पॉन्स वो डिले हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्केप कंडीशनिंग क्या होती है? ये बेसिकली ना अनप्लीजेंट स्टिमुलस को जब हम अप्लाई कर देते हैं, जैसे द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इन सम वे दैट काजेज द अनकंफर्टेबल स्टिमुलेशन टू की, इसका मतलब होता है स्टॉप कर देना, ठीक है। अच्छा, ये टर्म आपने देख लेनी। अवॉइडेंट कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होता है वो उसे आप मतलब उसके कम कर देना। एंटिसिपेट का मतलब होता है उसे रोक देना, रादर देन बीइंग अप्लाइड डायरेक्टली, ठीक है। ये आपने एज इट इज डेफिनेशन याद करनी है बस। ये कुछ टर्म्स थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी तो इस वजह से। अच्छा, बस इसमें से आपने यही करना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जो कि जीन पैजेट ने दी थी।
ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन याद करनी है हमने। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव द की टू लर्निंग एंड चेंजिंग इन द इज द इंडिविजुअल्स कॉग्निशन। मतलब कॉग्निशन के अंदर उसकी परसेप्शन, थॉट, मेमोरी और वेज ऑफ प्रोसेसिंग आ जाएंगे एंड स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कॉग्निटिव लर्निंग जो होती है उसे हम लोग हाईली एक्टिव प्रोसेस के तौर पे कहते हैं, क्योंकि इस ये जो होती है वो इंडिविजुअल को डायरेक्ट कर रही होती है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि खुद से आप किस तरह से वे जनरेट करते हो, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कैसे आप खुद को अंडरस्टैंड करते हो, उस एबिलिटी को जो है ना हम लोग मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर वे ऑफ लर्निंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी में कौन कौन से मतलब पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड हैं, ये याद रखने हैं आपने। इसमें गेस्टॉल्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कोग्निशन जो है, ये पर्सपेक्टिव इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? गेस्टॉल्ट पर्सपेक्टिव जो होता है इसमें हम लोग मेनली ये याद रखते हैं कि होल जो होता है वो ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स होता है। ठीक है। और ये एम्फसाइज करता है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन लर्निंग है उसको मतलब उस पर ये ज्यादा मतलब जोर देता है। एंड वेज टू ग्राउंड वर्क फॉर वेरियस अदर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स दैट फॉलो। अच्छा, उसके बाद जो है ना मेनली हमने इसमें याद क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी यार, पास पेपर में आई हुई है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है? बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, जिसमें हम थिंकिंग प्रोसेसेस हमारे इन्वॉल्व हैं। इससे टर्म से हमें शो हो रहा है कि इसमें हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस, रीजनिंग और किस तरह से इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसमें जाती है और स्टोर होती है, और हमारा जो मेमोरी है वो फंक्शनिंग होती है। तो ये सारे प्रोसेस को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी स्टेजेस डिस्कस करनी है। बेसिकली ये स्टेजेस के लिए आपने ये जो 80 पेज नंबर पे जो टेबल दिया हुआ है ना, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल थ्योरी का, आपने ये याद रखना है। ठीक है। अब किस तरह से आपने इसको याद रखना है? इसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास वो अटेंशन स्टेज आ जाती है। अटेंशन स्टेज में क्या होता है, जो लर्नर है वो फोकस करता है इन्फॉर्मेशन जो भी उसको रिसीव हो रही है उस पर। ठीक है। इसमें डिफरेंट मतलब के स्टिमुलाई आ जाते हैं जो कि फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के सारे स्टिमुलाई में आ जाएंगे। इसमें ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, मतलब फिजिकल और इमोशनल फैक्टर्स आ जाएंगे जो उसको अफेक्ट कर रहे थे, यानी कि जैसे इंटरेस्ट है, ठीक है, स्ट्रेस है, फटीग है, ये सारे। और कुछ इसमें स्टिमुलाई आ जाएंगे। अब ये जो स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है, जैसे साइट, साउंड वगैरह। ठीक है, टीचर की वॉइस हो सकती है। तो ये सारी सारे जो स्टिमुलाई है अटेंशन ग्रैबिंग होती है, मतलब कि उसको मतलब वो उस पर फौरन से अटेंशन शो करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या आते हैं हमारे पास स्टेज वन में अटेंशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस है। ठीक है। स्टेज वन है अटेंशन। अटेंशन जो होती है वो बेसिकली इसमें सारे हमारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वो ओरिएंट होता है टू स्टिमुलाई लर्नर जो होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि इजिली आपको ये याद हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नर्स है। ठीक है। वो पेशेंट की टेंशन जो है वो मतलब लेना चाहती है। वो उसको मतलब कि अब कैसे उसकी टेंशन लेगी, फर्ज करें कि एक नर्स है, वो उसके पेशेंट को जो है ना वो उसके टेंशन सीकिंग के लिए वो क्या करेगी, उसको एक इंसुलिन पेन जो है ना वो शो करवाएगी। बजाय इसके कि पहले वो उसको एक्सप्लेन करे कि कैसे इसको यूज करना, उससे पहले वो एक उसको इंसुलिन पेन दिखाएगी। ठीक है। ये चीज जो है ना वो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसके थ्रू आप इसको देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट स्टेज है ये अटेंशन है। तो अटेंशन में हम क्या करते हैं, एक स्टिमुलाई जो है ना उसको उसकी तरफ ओरिएंटेशन देते हैं। ठीक है। तो ओरिएंटेशन देते हैं और उसके अलावा साथ साथ इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे फिजिकल और इमोशनल, जिससे क्या होता है जो उसकी इंटरेस्ट को मतलब कि जिसमें इंटरेस्ट आ जाती है, स्ट्रेस, फटीग वगैरह, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेज हमारे पास आ जाती है। सेकंड स्टेज होती है वो हमारे पास आ जाती है प्रोसेसिंग की। ठीक है। ये सेकंड स्टेज होती है प्रोसेसिंग की, ये इंटरनल प्रोसेसिंग में आती है। ठीक है। ये इंटरनल प्रोसेसेस हैं सारे हमारे। प्रोसेसिंग भी, उसके बाद स्टेज थ्री जो मेमोरी स्टोरेज है, और स्टेज फोर जो होती है ये होती है हमारे पास एक्शन। तो ये भी एक्सटर्नल प्रोसेस में आती है। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेज होती है वो प्रोसेसिंग की होती है, मतलब कि ये इंटरनल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेंसरी मेमोरी है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है। इसमें ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा इंफॉर्मेशन को। ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनकोडिंग के क्या होगी, ये जो लिखा हुआ ना, इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब मूव करेगी सेंसिटिव मेमोरी से इनकोडिंग के थ्रू। ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बाय इनकोडिंग, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी।
इनकोडिंग के थ्रू। सिंपल सिंपल बात ये है। अगर आप फोकस नहीं करते तो इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद क्या होगी, फेड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो केयरफुली आपको देख रहा है, ठीक है, और मेंटली वो और मेंटली, ठीक है, और साथ साथ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है नर्सिस के स्टेप्स को। ये इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं इससे। और ये जो होती है ना तकरीबन लेस देन 30 सेकेंड्स होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी। अच्छा, उसके बाद स्टेज 3 हमारे पास आती है मेमोरी स्टेज। ये इंटरनल प्रोसेसेस में ही आती है। जो स्टेज 3 है ना आपकी मेमोरी स्टोरेज, ये इंटरनल प्रोसेस में आती है। तो जब शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है आपकी, ठीक है, अभी ये स्टोर हो गई। अभी आपने इसका ये भी याद रखना है कि ये लेस देन 30 सेकंड होती है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड और डिस्कार्ड। अब क्या होता है कि जब रिपीटिशन होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, ठीक है। स्टोरेज और स्ट्रेटेजी के थ्रू वो क्या होगी, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उससे इंफॉर्मेशन जो है वो अब ट्रांसफर हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। इसके लिए लर्नर बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज कर सकता है। ये जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है ना, इंड्योरिंग बट रिट्राइबल प्रॉब्लम्स, इसमें जो लर्नर है ना वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, जैसे एसोसिएशन, रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट है, अब वो प्रैक्टिस करेगा इंसुलिन इंजेक्शन की, ठीक है, रिपीटेडली, और इसी तरह वो स्टोर करेगा स्टेप्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। दैट इज कॉल्ड, हमारे पास ये है मेमोरी स्टेज, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जो हमारी मेमोरी पहले इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी शॉर्ट टर्म में, अब वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास स्टेज ऑफ एक्शन है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक्सटर्नल प्रोसेस है पहले नंबर पे तो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी, तो जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे रिट्राइव किया जाएगा, ठीक है, मतलब दोबारा से, मतलब उसको यूज किया जाएगा, और यूज किया जाएगा, रिट्राइव्ड एंड यूज्ड, और एक बिहेवियर रिस्पॉन्स हमारा जनरेट होगा, ठीक है। शोज एज बिहेवियर और रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है अब इंडिपेंडेंटली जो है ना वो अपने इंसुलिन इंजेक्शन है वो करेक्टली मतलब कि अपने आप को लगा सकता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ एक्शन, ठीक है। आप इन स्टेजेस को अब इजीली याद कर सकते हो। ऑल पीपल मेक एक्शन, ऑल पीपल मेक एक्शन, अटेंशन, प्रोसेसिंग, मेमोरी और स्टोरेज, मतलब ए से ऑल, पीस, प्रोसेसिंग द पीपल, मेमोरी स्टोरेज मतलब के मेक, और एक्शन मतलब के एक्शन। ऑल पीपल मेक एक्शन, इसके थ्रू, इस निमोनिक के थ्रू आप इन स्टेज 1 2 3 4 को जो है ना वो याद रख सकते हो, यहाँ पे अपने निमोनिक को नोट कर सकते हो आप लोग। अच्छा, अब हम लोग बुक से भी थोड़ा बहुत इसका जो है वो देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। जैसे ये फर्स्ट स्टेज थी तो इसमें सिर्फ वो अटेंशन जो है ना वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई पे फेस मतलब पे कर रहा था। फिर सेकंड स्टेज थी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर रहा था वो सेंसिस के थ्रू। तो इस तरह से वो क्या होती है, वो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द क्लाइंट प्रेफर्ड मोड ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग। वो मतलब के जो स्टिमुलाई हैं वो विजुअल हो सकते हैं, ऑडिटरी हो सकते हैं, मोटर, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेज हमारे पास थी मेमोरी प्रोसेसिंग की, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है और इनकॉर्पोरेट होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। यही आपकी मतलब कि इसमें बुक में लिखा हुआ है। तो पहले तो आपने ये मॉडल अच्छे से याद करना है, इसको लिख के याद करना है आपने, तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये। और फिर आपने इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना इन स्टेजेस को, ठीक है। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आएंगे। लास्ट स्टेज होती है वो मेमोरी प्रोसेसिंग की होती है। जो थर्ड स्टेज थी ना हमारे पास, थर्ड स्टेज थी मेमोरी स्टोरेज की। ये आपने याद रखना है, थर्ड स्टेज और मेमोरी स्टोरेज स्टेज, ठीक है। और फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज और मेमोरी प्रोसेसिंग स्टेज। इसमें जो होती है मेमोरी प्रोसेसिंग स्टेज है तो इसमें एक्शन और रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्व होती हैं दैट द इंडिविजुअल अंडरटेक बेस्ड ऑन हाउ इंफॉर्मेशन वाज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। तो अब वो इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है उसे वो प्रोसेस करेगा, और क्या करेगा उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि वो स्टोर हो जाती है तो उससे उसका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इसके अंदर मेन फोकस इसका ये है कि इसमें रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है। और इसमें कुछ मतलब के आपके टर्म्स है वो भी आपने हाईलाइट कर लेनी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो थर्ड पर्सपेक्टिव लर्निंग का, जो फोकस करता है क्वालिटेटिव चेंजेस पे, जिसमें हमारी परसीविंग एबिलिटी में, थिंकिंग में, रीजनिंग में चेंजेस चेंजेस आती है एज द इंडिविजुअल ग्रो एंड मैच्योर। अच्छा,
उसके अलावा ये जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल कॉग्निटिविज्म है, ये कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो इसने क्रिटिसाइज किया था, निगलेक्ट किया था सोशल कॉन्टेक्स्ट को, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को और सोशल कॉग्निशन को। तो बस ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। और उसके बाद ये जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है, ये क्या होती है? अभी इसी के अंदर टर्म्स नहीं है, तो टर्म जस्ट आपने हाईलाइट कर लेनी है और रीड कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है। एट्रीब्यूशन थ्योरी जो होती है फोकस करती है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर, एक्सप्लेन करती है इंडिविजुअल जो है वो फॉर्मुलेट करता है टू अकाउंट फॉर देयर ओन एंड अदर बिहेवियर, ठीक है, एंड वे इन विच द वर्ड ऑपरेट्स। ये जस्ट आपने रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कॉग्निटिव इमोशनल रिस्पॉन्स, कॉग्निटिव इमोशनल पर्सपेक्टिव जो है, ये भी जस्ट आपने इसको हाईलाइट कर लेना, इसके बारे में कुछ इतना खास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। बस आपने ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करना है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का इतना ही लेक्चर, तो कुछ भी समझ ना आया तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।